सरकार के टनल हादसे पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि बस कुछ ही देर में बड़ी खुशखबरी आने वाली है। 12 दिन का इंतजार खत्म हो जाएगा और 41 जिंदगियां टनल से बाहर आ जाएंगी। उत्तराखंड के टनल में फंसे 41 मजदूर बस कुछ ही घंटों बाद सुरक्षित बाहर निकलने वाले हैं। टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी फेज में है। टनल में ड्रिलिंग का काम तेजी से चल रहा है। ड्रिलिंग पूरी होते ही एनडीआरएफ की एक टीम पाइप के जरिए दूसरी तरफ जाएगी जहां मजदूर फंसे हुए हैं, फिर उनको निकालने का काम शुरू होगा। अब 41 मजदूर का जब रेस्क्यू होगा उस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे हुए हैं, जिले के डीएम सुरंग के पास मौजूद हैं और सीधा चलते हैं मनीष के पास। मनीष हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। मनीष। अमित, जनरल वीके सिंह जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट है वो यहां पर पहुंच गए हैं और इस समय वो एसडीआरएफ के लोगों से बातचीत करने के बाद, ब्रीफिंग के बाद वो सीधा टनल के अंदर जा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि जनरल वीके सिंह साथ में जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उसके अलावा जो एडिशनल सेक्रेटरी और भास्कर खुलबे हैं वो अंदर जा रहे हैं। जनरल वीके सिंह को इस बारे में जानकारी दी गई है कि करीबन 45 से 50 मीटर के लगभग जो पाइप है वो अंदर जा चुका है। अभी भी 2 से 3 पाइप को और इंसर्ट करना है और 57 मीटर के बाद जो इस समय जो 41 जिंदगियां हैं उनको बचाने के लिए पूरी कार्रवाई की जा रही है। और एनडीआरएफ ने देर रात कटर के जरिए, हाइड्रोलिक कटर के जरिए जो लोहा अड़ा था बीच में उसको काटा गया है। और अमेरिकन ऑगर मशीन के बारे में जनरल वीके सिंह ने पूछा कि वो क्यों नहीं चल रही, तो उन्होंने बताया कि जनरल वीके सिंह को ये ब्रीफ किया गया। यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उन्होंने कहा कि अमेरिकन ऑगर मशीन के लिए जो ट्रेंचलेस कंपनी है उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाया गया है। उन्होंने लगभग इसे थोड़ी देर में ये फिक्स कर देंगे और अब से लेके 12 से 15 घंटे के अंदर ये सभी 41 वर्कर्स बाहर होंगे। ठीक सामने जनरल वीके सिंह हैं, उनके साथ उनके एपीएस एसपी सेठी हैं, उसके अलावा जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स एसपी यहाँ के मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, आईटीबीपी के सीनियर ऑफिशियल्स हैं, एनडीआरएफ के आईजी हैं और ये सभी लोग अब हेलमेट और गियर पहन के अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो जनरल वीके सिंह खुद मुआयना करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा था कि जल्द ही इस ऑपरेशन को पूरी तरह से अंजाम दिया जाएगा और इनको निकाला जाएगा, 41 जिंदगियों को निकाला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक और बहुत ही इंटरेस्टिंगली आपको मैं दिखाऊं कि इस समय ऑपरेशन अपना पूरा एग्रेसिव हो चुका है। एसडीआरएफ के जवानों को, क्योंकि इनको प्राइमरी टास्क है जो अंदर लोग हैं उन सबको निकालना, तो इसीलिए एसडीआरएफ की ब्रीफिंग चल रही है। और फिर उसके बाद जो तीसरा एक पोजीशन है जहां पर एनडीआरएफ की ब्रीफिंग की जा रही है, एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल भी यहां पर पहुंचने वाले हैं और यही इस समय की तस्वीर है। एक बार फिर से जो जनरल वीके सिंह है वो अंदर की तरफ जा रहे हैं, साथ में ऑफिशियल्स उनके मौजूद हैं और पूरे इक्विपमेंट, मॉडर्न टेक्निक्स और साथ में जो कैमरा की फुटेज है वो भी जनरल वीके सिंह को दिखाई जाएगी और दिखाई जा रही है। यहां तक कि वीडियो भी भेजा गया है। और जो कम्युनिकेशन लाइन है, हमें ये भी बताया गया कि जनरल वीके सिंह खुद उन 41 लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन इस बार बातचीत मोबाइल के जो वायरलेस सेट है, जो वायर से कम्युनिकेशन हो रहा है उसके जरिए होगा। पिछली बार की मनीष, आपने तो एक और अपडेट दिया कि जिस तरह से बता रहे हैं कि अगले जो 10 से 15 घंटे आप बता रहे हैं कि वक्त लग सकता है, तो चलिए सीधा हमारे साथ डॉक्टर मित्तल भी जुड़े हैं। डॉक्टर मित्तल, ये बताइए कि जैसा कि मनीष भी बता रहे थे और कुछ वर्कर्स ने बताया कि अब तो जो हडल था उसको पूरा कर लिया गया है, अब उसके बाद भी अगर 10 मीटर का भी स्ट्रेच बचा हुआ है तो उसको करने में कितना वक्त लग सकता है इस मशीन के जरिए? ये जो मशीन है, ये मशीन काफी आधुनिक पद्धति पर डिजाइंड है। सामान्यतः जो मशीन हम यूज करते हैं टनल बोरिंग मशीन, उसमें आगे जो बिट लगी रहती है वो या तो पत्थर को काटने में सक्षम होती है या रॉक को काटने में सक्षम होती है। परंतु यहाँ पर चूंकि सीमेंट है और मलबा है और सरिया है, तो इसके लिए उन्होंने विशेष व्यवस्था करी है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें अभी काफी समय और लग सकता है, परंतु उम्मीद है कि आज शाम तक ये अपने पूरे लक्ष्य को हम लोग पार कर लेंगे। तो इसमें समय लगेगा क्योंकि अब जो 12 मीटर का स्ट्रेच बचा है उसमें उस मलबे को काटना और सरिये को काटना वो निश्चित रूप से एक चुनौती है। ये बहुत खुशी की बात है कि एनडीआरएफ ने जो मशीनों की व्यवस्था करी है वो मशीनें सक्षम है उस मलबे को काटने के लिए और उस सरिये को काटने के लिए। और जैसा कि इंडिया टीवी से अभी मालूम चल रहा है हम लोगों को कि सरिया काफी काट लिया गया है और मुझे उम्मीद है कि शाम तक हम इस लक्ष्य को जरूर पूरा कर लेंगे। मैं समझता हूं कि शायद शाम के 7-8 बजे तक हमें पूर्ण रूप से सफलता आज मिल जानी चाहिए। ठीक है, तो हम चलते हैं सीधा, हमारे साथ
नवीन जी भी जुड़े हैं। नवीन जी, आप बता रहे थे कि आप जब डीजी रहे हैं उस दौरान कई सारे इस तरह के ऑपरेशंस आपने देखे थे, क्योंकि ज्यादातर हमने इस तरह के ऑपरेशन सुने थे कि जब हम देखते हैं कि जो कोल माइंस होते हैं उसमें मजदूर फंस जाते हैं, उनको निकालने के लिए इसी तरह से ड्रिल करके बाहर निकाला जाता है। आप जब डीआईजी थे, क्या आप कुछ शेयर कर सकते हैं इस तरह के कुछ ऑपरेशन हुआ हो और इसमें किस तरह से आपने लोगों को बचाया, जो आज जो दर्शक आपको देख रहे समझ पाएंगे कि आखिरकार ये ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है और कितने जल्दी ये पूरा हो सकता है? एक्चुअली कि वैसे कई ऑपरेशंस किए हमने, लेकिन ये ऑपरेशन अपने आप में एक अनोखा है। इसके अंदर मल्टीपल ऑब्स्ट्रक्शन आई हैं, जिसमें रॉक्स भी आई है, आपके बोल्डर्स भी आए हैं, आपके सरिये भी आए हैं, कंक्रीट भी आया है। तो इस प्रकार से कई ऐसे ऑब्स्टिकल आ गए। फिर मशीन जो है, मशीन तो मशीन होती है, उसकी लिमिटेशन होती है, तो उसके अंदर गर्म भी हो जाती है, उसमें और भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो उन सभी बाधाओं को दूर करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और वैसे हमारे एनडीआरएफ के पास भी ऐसे डायमंड कटर्स हैं और इसके अलावा हैमरिंग है और ऐसे कई इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास हैं जिनकी मदद ली गई है और हमने जो ऑब्स्टिकल को दूर किया है। और साथ ही जो है, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ओपन में कटिंग करना और ये सब करना इजी होता है, लेकिन इस टाइप की जो माइंस होती है या इस टाइप की जो सुरंग होती है या इस टाइप के जो टनल्स बनाई जाती हैं, इसके अंदर ऑक्सीजन लेवल जो है वो बहुत कम हो जाता है। ये बड़ा लंबा दूरी है और आप ये मान के चलिए एक तरफ से तो बंद है, एक तरफ से ये खुला है, तो ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ बढ़ाना और उनको लोगों को वहाँ उस कंडीशन में काम करना। हमारे पास तो BA सेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। BA सेट हमारे जो है वो पहन के आदमी आराम से वहाँ आधा घंटा 1 घंटा तक रह सकते हैं, लेकिन बाकी लोग जो साथ में जाते हैं उनके लिए बड़ा दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसी कंडीशंस के अंदर रेस्क्यू करना या कोई प्रॉब्लम आ जाना, उसके अंदर उसको मीट आउट करना, उस चैलेंज को एक बहुत बड़ा टास्क होता है जी। बाकी अंदर जाने के बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बात तो सही है कि वहां तो फिर पाइप के अंदर, जैसा मनीष भी बता रहे थे, मनीष ने मैं दिखाया था किस तरह मॉक ड्रिल किया। मनीष, ये पाइप के अंदर जाना अपने आप में बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने पाइप को बहुत करीब से देखा है। कि आपको लगता है कि इतना इजी होगा कि उस पाइप के साथ अंदर जाके अंदर अगर कोई सरिया उसको काट देना? क्या इसके लिए कोई रिहर्सल किया गया था, जो आपने देखा हो कि अगर ऐसे होता है कि कोई सरिया आ जाता है उसको किस तरह से हम काटें, किस तरह से इक्विपमेंट्स लेके अंदर जाएंगे? और सबसे बड़ी बात है ऑक्सीजन की कमी और क्लॉस्ट्रोफोबिक होना अंदर। अमित, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि एनडीआरएफ इन सभी जो इस तरीके के ऑपरेशंस हैं उनमें उनको महारत हासिल है और वो वेल ट्रेन्ड हैं। और यही वजह है कि एनडीआरएफ को क्राइसिस के टाइम पर बुलाया गया। मैं खुद यहाँ पर मौजूद था जब एनडीआरएफ ने ठीक कल और परसों दोनों दिन ये पूरी मॉक ड्रिल की। मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाऊं मॉक ड्रिल की। दरअसल इस मॉक ड्रिल को अगर आप देखेंगे तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये पूरा ऑपरेशन कैसे वेल प्लान तरीके से, क्योंकि इनको पहले से पता था कि सिचुएशन बनेगी और क्योंकि मलबा सामने था और करीबन 36 से 37 इंचेस के ये पाइप, जिसे आप साधारण शब्दों में 800 मिलीमीटर डायमीटर वाली पाइप कह रहे हैं, ये 36 से 37 इंच के लगभग की है। और इसमें से अंदर जाना, क्रॉल करते हुए फिर दूसरी तरफ जाकर जो अंदर फंसे हुए लोग हैं उन तक पहुंचने की पूरी तैयारी की गई, क्योंकि अंदर ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम हो जाएगा और डेंसिटी लोगों की बहुत ज़्यादा है। 41 लोग अंदर, उसके ऊपर से पाइप से अंदर जा रहे हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे तो इसके अंदर एक रस्सी से बांधे हुए रोपन किया हुआ है और उसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क लगाकर जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो अंदर की तरफ जा रहे हैं। दरअसल इसी के जरिए ये कल भी जब लोहा सामने आया, बड़ी बड़ी चट्टानें सामने आई, तो हाइड्रोलिक कटर और अपने आधुनिक इक्विपमेंट के जरिए मनीष, एक मिनट रोकना चाहूँ।